कुमार आप सबों का एकलव्य ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग दशम के अध्याय 6 जय प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। यह विज्ञान का है और जय प्रक्रम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम लोग श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन का अध्ययन करेंगे और जान सकेंगे कि आखिर जीवों के अंदर वह कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जिसके कारण इस धरती पर जीवों का रहना संभव हो पाता है। क्योंकि हम लोग किसी भी जीव को देखते हैं, किसी भी सजीव को देखते हैं तो देखते हैं कि वो खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, प्रजनन कर रहा है, श्वसन कर रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया इतना आसान नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, उपापचयी क्रियाएं होती है जिसके कारण यह सब संभव हो पाता है। तो ये हम धीरे धीरे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि जय प्रक्रम क्या है। तो इसके लिए हम लोग इसकी परिभाषा को समझें, इस जय प्रक्रम का क्या अर्थ होता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जय प्रक्रम का हिंदी अर्थ नहीं, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस और इसका हिंदी होता है जय प्रक्रम। प्रक्रम मतलब प्रक्रिया। तो यह एक वैसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा सजीव अर्थात लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीवन को अनुरक्षण का मतलब मेंटेनेंस करता है, जय प्रक्रम कहलाता है। एकदम सिंपल सा परिभाषा है कि यह एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जीवन को अनुरक्षण करता है, जय प्रक्रम कहलाता है। मेंटेनेंस तो हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग घर में एक बाइक खरीदे तो बाइक खरीदने के बाद क्या बाइक 10 साल, 20 साल, 50 साल तक ऐसे ही रहता है कि उसको बीच बीच में मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है, उसकी सर्विसिंग करनी होती है, गाड़ी में तेल डालना पड़ता है, गाड़ी को ठीक करना पड़ता है, उसका जो जहाँ जहाँ पार्ट पुर्जा खराब होता है उसको ठीक करना पड़ता है, चेंज करते रहना पड़ता है। उसी ढंग से हमारे शरीर में भी होता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, सबों के शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं चलती रहती है। वो अनवरत चलती है, जन्म से पहले से लेकर जब वो माँ के गर्भ में पल रहा होता है तब से लेकर मृत्यु तक ये प्रक्रिया सतत चलते रहती है, जिसी के कारण जीवन संभव हो पाता है। तो हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि आखिर वो कौन कौन सी क्रिया है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। तो चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो समझे कि ये सजीव क्या है। यहाँ पर है सजीव अपने जीवन का अनुरक्षण करता है, निर्जीव नहीं करता है। तो पहले तो हम लोग सजीव को समझे, जो बचपन से पढ़ते आते हैं कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, सजीव निर्जीव में क्या अंतर है। तो देखते हैं सजीव अर्थात लिविंग तथा निर्जीव नॉन लिविंग में अंतर क्या है। तो इस अंतर को हम लोग एक चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला हम लक्षण एक तरफ लिखे, बीच में सजीव, एक निर्जीव। तो लक्षण में पहला लक्षण लिए पोषण। पोषण का मतलब हुआ भोजन करना, न्यूट्रिशन। तो सजीव पोषण करेगा, सजीव खाना खाएगा, इसमें हम लोग टिक लगा दिए, हाँ सजीव करेगा, निर्जीव नहीं करेगा। अब छोटे छोटे बच्चों के मन में होता है कि पेड़ पौधा कैसे पोषण करता है। पेड़ पौधा को तो भोजन खा करते हुए नहीं देखे, कभी नहीं देखे थाली में वो खाना लेकर खा रहा है। तो पेड़ पौधा को अपना पोषण दूसरे विधि से करता है, जिसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करता है, और वह जो भोजन तैयार करता है उसको हम लोग अपने रसोई घर में जाकर पकाते हैं, तब हम लोग थाली में खाते हैं। इस तरह से पेड़ पौधा भी पोषण करता है, और लेकिन निर्जीव नहीं करता है। निर्जीव खाना नहीं खाता है। अगर ये पोषण करेगा तो स्वाभाविक है कि पोषण करने के बाद क्या होगा, उसके शरीर में वृद्धि भी होगी। जो अगर हम लोग खेत में एक बीज को बोते हैं तो बीज का जिस दिन पौधा बोते हैं बीज को, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, पौधा निकलना शुरू होता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। या हम मनुष्य में ही देखें, किसी जानवर में देखें, जब वो जन्म लेता है तो जन्म के बाद धीरे 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 उसके शरीर में वृद्धि होती है, और इसी वृद्धि को हम लोग कहते हैं ग्रोथ। इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रोथ। तो ये एक प्रमुख लक्षण है सजीव का कि वो पोषण करता है, भोजन करता है, न्यूट्रिशन। दूसरा होता है श्वसन। श्वसन यानी रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन सजीवों में होता है लेकिन निर्जीव में नहीं होता। आखिर हम लोग ये समझते हैं कि श्वसन किसको कहेंगे, ऐसे इसके इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सांस लेना, जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना को सामान्य भाषा में अक्सर बच्चे श्वसन समझ बैठते हैं, लेकिन वो श्वसन नहीं है। श्वसन एक जैविक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस, इसके द्वारा क्या होता है कि एनर्जी का निर्माण होता है, जब तो उसी को श्वसन करते हैं। इसका विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे।
तीसरा होता है परिसंचरण। परिसंचरण मतलब सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जैसे सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह दौड़ना। जब हम लोग भोजन करेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको देखें, ये एक थाली है, यहाँ पे खाना है, जैसे चावल, दाल कटोरी में है, सब्जी है, रोटी है। इसको क्या करेंगे, इसको एक व्यक्ति है जो खा रहा, पहला कर रहा है पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन कर रहा है, ये पहला प्रोसेस है। खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होगा, उसका पाचन होगा। उसका इस भोजन का पेट में जब जाएगा तो उसका पाचन होगा, जिसको कहते हैं डाइजेशन। पचने के बाद जो रस बनेगा वो ब्लड में मिलेगा और वह कोशिका के अंदर चला जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, और यहाँ पे रेस्पायरेशन के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होगा। यहाँ पे होगा रेस्पायरेशन, जिसको कहते हैं श्वसन। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद क्या होगा, श्वसन से ऊर्जा मिलेगा, क्योंकि अगर हम आज खाना खाए तो शाम तक पूरा तरोताजा फील करते हैं, लगता है कि शरीर में कुछ एनर्जी है। लेकिन क्या ये इस एनर्जी के कारण हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन कितने दिनों तक अपने आप को मेंटेन कर पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब लगेगा कि बहुत जोरों की भूख लगी है, अगर हम खाना नहीं खाएं तो फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में ऊर्जा की खपत जितनी है उस मुताबिक ऊर्जा की सप्लाई नहीं हो पा रहा है। और उस ऊर्जा का सप्लाई हम लोग कैसे कर पाते हैं, पहले खाना खाते हैं, उस खाना का पाचन होगा, पाचन का श्वसन होगा, श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होगा, और उसी ऊर्जा की प्राप्ति कोशिका कर पाता है, और उसी से पूरा शरीर चलता है। श्वसन के बाद क्या होगा, उत्सर्जन होगा। इसी प्रक्रिया के तहत हम लोग देखते हैं, जैसे परिसंचरण, जैसे पाचन हुआ तो पाचन होने के बाद क्या होता है कि शरीर की सभी पैर से लेकर सर तक सब एक एक कोशिका तक पहुंचता है, सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है। जैसे मान लिया जाए कि पैर में घाव है, तो पैर में घाव है तो दवाई हम लोग टेबलेट खाए या कोई भी इंजेक्शन मांसपेशी में पड़ा, तो फिर पैर तक कैसे पहुंचता है। घाव तो पैर में है लेकिन इंजेक्शन पड़ा बाह में और पहुंच जाता है पैर तक। तो क्या होता है कि इंजेक्शन देते हैं तो वो ब्लड में जाता है, और ब्लड सर्कुलेट होते हुए, ब्लड परिसंचरण करते हुए, दौड़ते हुए कहाँ तक जाता है, जहाँ टूटी फूटी कोशिकाएं हैं वहां तक पहुंच कर उसकी मरम्मत करता है और ठीक करता है। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि ये शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम होता है, वहन का काम होते रहता है। इस सब का विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, इसी के अंतर्गत हृदय का भी अध्ययन करेंगे। चौथा है उत्सर्जन। उत्सर्जन भी सजीव का प्रमुख गुण है। अगर खाना खाएगा तो स्वाभाविक है कि कुछ कचरा भी शरीर में बनेगा, अवशिष्ट पदार्थ भी बनेगा, और वो अवशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए विषैला होता है, जिसका निष्कासन समय समय पर जरूरी होता है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, पानी पीना हमारे लिए आवश्यक है, अगर पानी नहीं पिएंगे तो फिर शरीर का क्रियाकलाप नहीं हो पाएगा। लेकिन पानी पीने के बाद क्या होता है कि शरीर का पसीना निकलता है, पसीना के द्वारा शरीर का गंदगी निकलता है, कुछ हानिकारक पदार्थ जो शरीर में बनता है वो भी बाहर निकलता है। दूसरा है कि हम लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, उसके द्वारा भी शरीर का विषैला पदार्थ बाहर निकलता है। उसी ढंग से आंख से भी निकलता है, कान से भी निकलता है। फिर फीकल मैटर के रूप में मल त्याग करते हैं, उसके रूप में भी अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो जहां भी भोजन लेगा तो स्वाभाविक है कचरा बनेगा, अवशिष्ट पदार्थ बनेगा, उसका उत्सर्जन भी होना जरूरी होता है। और यह क्रिया सजीवों में देखा जाता है, ऐसा निर्जीव में नहीं होता है। उसके बाद होता है जनन। जनन मतलब रिप्रोडक्शन। तो कोई भी सजीव है उसका यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो जनन करना चाहता है, क्योंकि कोई भी जीव अगर प्रजनन नहीं करेगा तो उसका वंश गति नहीं चल पाएगा। कोई भी जीव क्या चाहता है कि इस धरती पर वो अपना वंशागति को बना के रखे, वो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, और जिसके कारण उसका पीढ़ी दर पीढ़ी उसका वंश चलता है। तो यह प्रजनन बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, और इसी के द्वारा वो अपने वंश को बढ़ाता है। यह सजीव में होता है लेकिन निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद एक छठा गुण है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया।
उद्दीपन मतलब स्टिमुलस के प्रति क्या होता है, रिएक्शन होता है सजीवों में, लेकिन निर्जीव में नहीं होता है। अब इसको समझने का हम लोग प्रयास करें। उद्दीपन किसको कहते हैं? तो यह एक बाहरी क्या कहें इसको, एक बाहरी स्टिमुलस है। उद्दीपन क्या है कि अनुक्रिया है जो हम लोग को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अब कोई पीछे से आके गर्म रॉड आके सटा दे तो फिर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे हैं और इधर से आके गर्म रॉड सटा, तुरंत हाथ को हटा लेंगे यहाँ से। इसका मतलब क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिय उस गर्म रॉड के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर हम नहीं हटाएंगे तो हाथ जल जाएगा। इसको हम लोग दूसरे रूप में अगर देखें तो जैसे एक घोंघा चल रहा है और घोंघा के आगे क्या करें कि नमक छिड़क दे, तो वो क्या करेगा, रास्ता बदल लेगा। इसका मतलब उसको खतरा है उस नमक से, वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता है। उसी ढंग से पेड़ पौधा में हम लोग देख सकते हैं। पेड़ पौधा में क्या देखते हैं कि सूर्यमुखी का फूल है, जो ही धूप खुलता है तो धूप की ओर अपना मुंह आग कर लेता है। जैसे जैसे धूप की दिशा बदल रही है वैसे वैसे सूर्यमुखी का फूल का भी दिशा बदलता है। उसी ढंग से हम लोग रात रानी में भी देखते हैं कि वो रात में खिलता है। ककरोच को क्या देखते हैं, अंधेरा जो ही हुआ सब बाहर निकलना शुरू हुआ। तो इस ढंग से जो सजीव है वो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, लेकिन निर्जीव ऐसा नहीं कर पाता है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अगर उसे पूछा जाए कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या लक्षण है, तो वो कहते हैं कि जो पोषण करता है, जो चलता है फिरता है, उसको सजीव कहते हैं, और ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को नहीं बता पाते हैं। लेकिन यह एक प्रमुख गुण होता है। अब जो कहेगा कि जो चलता है उसको सजीव कहते हैं, जो नहीं चलता उसको निर्जीव कहते हैं। फिर पेड़ पौधा कहाँ चलता है? पेड़ पौधा नहीं चलता है तो वो तो निर्जीव हो जाना चाहिए। तो चलने की क्रिया के आधार पर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो सजीव है या निर्जीव है। हाँ, चलना सजीव का एक लक्षण है, लेकिन उस आधार पे हम नहीं कह सकते। हम लोग सजीव और निर्जीव को बांटने के लिए क्या करते हैं कि पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन और उद्दीपन, इन सारे लक्षणों के आधार पे करते हैं कि कौन सा सजीव है और कौन सा निर्जीव है। अब यहाँ पे हम उदाहरण को देखें कि सजीव का कौन सा उदाहरण है, निर्जीव का कौन सा है। जैसे सजीव के अंदर कौन सा आएगा, मनुष्य, गाय, बकरी, पेड़ पौधा, सूक्ष्म जीव, जो भी ये सब सजीव हो। निर्जीव के अंतर्गत कौन आएगा, मिट्टी, पानी, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, कागज, क्योंकि ये तो ना भोजन करता है, ना श्वसन करता है, ना प्रजनन करता है, ना जनन, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, तो ये निर्जीव है। और ये सब करता है तो ये सजीव है। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि सजीव और निर्जीव के बीच कुछ लक्षण है, जिसके आधार पर हम लोग सजीव और निर्जीव को बांट सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दुनिया में कोई ऐसा है जो जिसमें सजीव का भी गुण हो और निर्जीव का गुण हो। हाँ, एक ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं वायरस, जिसको कहते हैं विषाणु। वायरस अर्थात विषाणु, इसी को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, हिंदी में विषाणु कहते हैं। यह क्या होता है, ये सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक करिए। जैसे यहाँ पे सजीव है और यहाँ पे निर्जीव है, इस दोनों के बीच को जोड़ने वाला कड़ी है, कड़ी, कनेक्टिंग लिंक, इसी कहते हैं विषाणु, वायरस, इसको इंग्लिश में कहते हैं वायरस। जैसे अभी कोविड-19 का बहुत बोलबाला है पूरी दुनिया में, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर आ चुका है, तो ये क्या है, विषाणु है। अब इसको विषाणु क्यों, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच संयोजक कड़ी क्यों कहते हैं? संयोजक कड़ी मतलब दोनों को जोड़ने वाला। इसका मतलब है कि ये जो विषाणु है, वायरस है, इसमें सजीव वाला भी गुण होगा और निर्जीव वाला भी गुण होगा, तभी तो कहते हैं। अगर कोई एक गुण होगा तो सजीव कहलाएगा, या दूसरा निर्जीव का गुण होगा तो विषाणु विषाणु क्या कहलाएगा, निर्जीव कहलाएगा। लेकिन इसमें दोनों गुण है, इसलिए ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का संयोजक कड़ी है। अब हम देखें कि सजीव का प्रमुख गुण कौन कौन सा है। पोषण, पोषण, तो ये वायरस पोषण भी करता है, विषाणु पोषण भी करता है। पोषण कब करता है, जब वो किसी होस्ट में चला जाता है। अर्थात होस्ट किसको कहेंगे, जैसे वायरस अगर हम किसी मनुष्य के शरीर पर आक्रमण किया, किसी जानवर के शरीर पर आक्रमण किया,
या किसी पेड़ पौधा के शरीर पर आक्रमण किया तो उसी से वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है। तो इस तरह से वो पोषण को लेता है, श्वसन भी करेगा, परिसंचरण भी करेगा, उपसर्जन सारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रजनन है। इसका मतलब है कि अगर शरीर के अंदर एक वायरस गया तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 वो अपनी जनसंख्या को भी बढ़ाएगा। और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया भी करता है। इसमें सजीव वाला लक्षण है, जनन भी करता है। अनुकूलन, सबसे बड़ा गुण तो इसमें अनुकूलन देखने को मिलता है। अनुकूलन का मतलब कि अपने आप को बदलते हुए प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। उस पर्यावरण जैसे जैसे बदलता है वो अपने शरीर को भी एडजस्ट कर लेता है, अनुकूलित हो जाता है, विपरीत परिस्थिति में भी रहने में सक्षम हो पाता है विषाणु। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है। और म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है जैसे हम लोग देखें कि किसी भी जीव का निर्माण हुआ है, ऐसे 9th क्लास में ये पढ़ना था, तो इसमें क्या था कि सबसे छोटी कोशिका इकाई को क्या कहते थे, कोशिका, जिसको सेल कहते थे। और इस कोशिका के अंदर क्या था, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए या आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ था। इस डीएनए के अंदर जीन होता है। उस जीन के क्रम में जब एकाएक परिवर्तन होता है, सडन जंप होता है, सडन चेंजिंग के कारण ही म्यूटेशन होता है, जिसे हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम मनुष्य हैं और मानव हैं, एकाएक शरीर में ऐसा जीन परिवर्तन हो कि 2 सींग निकल जाए, जैसे क्या कहते हैं राक्षसों में देखा जाता था। या सोचिए कि ऐसा जीन है जिसके कारण पूंछ होता है बंदर में, वो जीन मनुष्य में भी एक्टिव हो जाए तो पूंछ निकल जाएगा। ये क्या है, सडन एकाएक चेंज होता है, उसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन पर आधारित बहुत सारे हॉलीवुड में फिल्म बनती है कि मच्छर है, मच्छर के जीन में क्या कर दिया, एकाएक परिवर्तन कर दिया गया गामा रे के द्वारा या यूवी रे के द्वारा, और मच्छर से इतना बड़ा हो गया कि वो जहाज को भी उल्टा दे रहा है या मंगल ग्रह पे चला गया। इस ढंग का बहुत सारा हॉलीवुड के फिल्मों में दिखाया गया है। ये म्यूटेशन में भी होता है, इसमें सजीव में, ये सॉरी विषाणु में। और अनुवांशिक पदार्थ इसमें डीएनए या आरएनए होता है। अब इसमें निर्जीव का कौन सा गुण है, निर्जीव का गुण इसमें क्या है, रवा बनना, यानी क्रिस्टल। ये क्रिस्टल भी क्रिस्टल के रूप में बन सकता है। क्रिस्टल का मतलब जैसे चीनी का ढेला हुआ या नमक का ढेला होता है, उस ढंग का रवा भी अपने आप को बना लेता है, जो निर्जीव का गुण होता है, ये इसमें है। दूसरा है कि अवक्षेप तैयार होना, प्रिसिपिटेशन। जैसे प्रिसिपिटेशन का मतलब हुआ कि जैसे कोई घोल है, उसमें हम ऊपर से केमिकल डालें तो ऊपर में तैरता हुआ कुछ आता है अवक्षेप के रूप में, वो भी वायरस का बनता है। इसके अंदर कोशिकांग नहीं होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, साइटोप्लाज्म हुआ, ये सब नहीं होता है, लाइसोसोम हुआ, ये सब नहीं होता है वायरस के अंदर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच में एक संयोजक कड़ी है, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। इस प्रकार हम लोग समझ चुके हैं कि सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, और विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच में संयोजक कड़ी क्यों कहते हैं। तो धन्यवाद, आज की सेवा यहीं तक रखते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।